बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में यानी बायोएनर्जेटिक का जो चैप्टर है, इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आती हैं हम उसको बायोएनर्जेटिक कहते हैं। बायोएनर्जेटिक के अंदर हम तीन किस्म के प्रोसेस देखते हैं: फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और तीसरा होगा फोटो रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आती हैं, जो एनर्जी का फ्लो होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, हम उसको स्टडी करते हैं। सोलर सिस्टम से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान केमिकल एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है। फिर हम एनर्जी को स्टोरिंग प्रोसेस भी देख सकते हैं। ये ग्लूकोज की सूरत में स्टोर हो सकती है, ग्लाइकोजन की सूरत में, स्टार्च की सूरत में स्टोर हो सकती है, एटीपी की सूरत में। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज होती है, हीट एनर्जी में चेंज हो सकती है, एटीपी। एनर्जी ट्रांसडक्शन इन द लिविंग, ऑल दीज प्रोसेस आर कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। थ्री बेसिक टाइप्स हैं जिसमें हमने कहा है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन। तो पहले अगर हम इन तीनों को ज़रा कंपैरिजन कर लें, इनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस निकाल लें, तो फिर शायद चैप्टर समझने में हमें आसानी हो जाती है। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, सिमिलरली फोटो रेस्पिरेशन इज आल्सो एनाबॉलिक प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन जो है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक है, सिमिलर फोटो रेस्पिरेशन भी एक्सोगोनिक एक्सोथर्मिक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इन्वर्स है रेस्पिरेशन के दौरान। जबकि फोटो रेस्पिरेशन इज एक्वल टू द रेस्पिरेशन, लाइक दिस वन यूज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दिन को सिर्फ होती है फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली फोटो रेस्पिरेशन हर पौधे में नहीं होती, सिर्फ चंद पौधों में होती है, और वो भी शदीद गर्मी की सूरत में होती है। रेस्पिरेशन दिन और रात को होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टोमेटा आमतौर पे ओपन रहते हैं। रेस्पिरेशन ओपन हो या क्लोज हो फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्लोज होने से कम हो जाती है रेस्पिरेशन, स्टोमेटा ओपन होते हैं। जबकि फोटो रेस्पिरेशन होती है जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं। रुबिस्को कार्बोक्सिलेज, इसकी जो एक्टिव साइट कार्बोक्सिलेज है वो पार्टिसिपेट करती है इसमें ऑक्सीजनेज। जबकि रेस्पिरेशन में फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस का इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसमें 3 कार्बन शुगर, इसको C3 साइकिल कहते हैं, और इसमें 2 कार्बन फोटो रेस्पिरेशन में बनते हैं, इसको C2 साइकिल भी कहते हैं, C2 साइकिल। जबकि इसके अंदर 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज पार्टिसिपेट करता है, क्रेब्स साइकिल। इसमें शुगर और एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, इसमें सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस होता है। इसमें एटीपी फोटो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट पार्टिसिपेट करता है, जबकि रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस तकरीबन हर एल्गी, ग्रीन एल्गी में होती है, ग्रीन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में होती है, हर पौधे में होती है। जबकि रेस्पिरेशन हर लिविंग सेल में होती है, और फोटो रेस्पिरेशन चंद पौधों में, कैक्टस हो गया, शुगर केन, मेज हो गया, इन पौधों में होती है। इसी ज़मन में अगर हम फोटोसिंथेसिस की जस्ट हम समरी देखें तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले हम स्टेम को देखते हैं, जो ग्रीन होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, उससे ज़्यादा लीफ में होती है। लीफ के अंदर मीजोफिल सेल होते हैं, मीजोफिल सेल के अंदर पेलिसेड मीजोफिल लॉन्गेटेड होते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट की तादाद ज़्यादा होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली ग्रेना होता है, और ग्रेना के अंदर बेसिकली थाइलेकाइड है। थाइलेकाइड से फिर हम देखते हैं कि उसकी थाइलेकाइड मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए थाइलेकाइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम के अंदर एंटीना कम्प्लेक्स होते हैं। एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर कैरोटीनाइड, वहाँ से रोशनी क्लोरोफिल बी में जाती है, क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए में जाती है, और फिर क्लोरोफिल ए के अंदर होती है मैग्नीशियम। उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो एक्टिवेट होता है, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और फिर पानी ब्रेक होता है जिसको फोटोलिसिस कहते हैं। ये लाइट रिएक्शन है। इसके दौरान एटीपी और NADH जो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे। जो स्ट्रोमा में होता है वो एटीपी और NADH यूज करके डार्क रिएक्शन यानी कैल्विन साइकिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पार्टिसिपेट, फिक्सेशन होती है। इससे रिजल्ट के बाद 2 ट्रायोज बनते हैं जो आपस में मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे। मैग्नीशियम में से जब लाइट पड़ी थी
सोलर एनर्जी की वेवलेंथ 680 टू 700 जब पड़ती हैं तो उसमें फोटोन होते हैं, वेव की सूरत में चलते हैं। इसकी वजह से मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होल बन जाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। नाउ इट बिकम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से अब ये पानी को ब्रेक करती है। इस पानी के ब्रेक होने को ऑक्सीडेशन या फोटोलिसिस भी कहते हैं। अब ये सारा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट को जब हम देखते हैं तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ग्रेना होते हैं। ये ग्रेना छोटे छोटे फर्दर थाइलेकाइड के जरिए मिलके बना होता है। अब ये थाइलेकाइड की स्पेस होती है, इसी को हम ल्यूमेन भी कह सकते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थाइलेकाइड की मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम के अंदर हमने पहले जैसे डिस्कस किया है, इसके अंदर रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर के अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, और एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं। कैरोटीनाइड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। सिमिलरली फोटो सिस्टम 2 होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 है और एक फोटो सिस्टम 2 है, और इसके अंदर ये बिल्कुल दोनों की सिमिलरिटीज हैं। अब अगर इसका डिफरेंस देखें तो ये 680 है और ये 700 है, ये डिफरेंस है। कैरोटीनाइड से लाइट जो होती है वो क्लोरोफिल बी में जाती है, क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए में जाती है। इसकी जो लाइट की जो फोटोन होते हैं उसकी जो डायरेक्शन बनती है वो स्ट्रोमा से गुजर के जाती है, और इसकी जो डायरेक्शन बनती है वो एक जेड शेप होती है, इसलिए हम इसको जेड स्कीम कहते हैं। लाइट की जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन लाइक ए जिग जैग है, इसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मूवमेंट है ये रिएक्शन हिल रिएक्शन भी कहलाता है। हिल लाइट रिएक्शन को कहते हैं, जिसके अंदर फोटोलिसिस होती है और पानी से इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए एक सिस्टम 2 से सिस्टम 1 की तरफ जाते हैं। इसको हम सोलराइजेशन भी कहते हैं, इफेक्ट ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। अब अगर हम लाइट रिएक्शन को देखें, इसी को हम लाइट फेज भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जेड स्कीम भी हमने कह दिया था। फोटो फास्फोरेशन, लाइट की मौजूदगी में फास्फोरस ऐड होगा, इसको ऑक्सीडेटिव फेज भी कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसके अंदर होती है। ये बेसिकली थाइलेकाइड स्पेस होती है। थाइलेकाइड स्पेस के अंदर फोटो सिस्टम 2 और 1, थाइलेकाइड स्पेस इन थाइलेकाइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम 2 और 1 होते हैं। वहां से इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वो प्लास्टोक्यूनोन के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोसाइनिन की तरफ। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए साइटोक्रोम से होते हुए प्लास्टोसाइनिन में जाते हैं, और वहां से फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से NADPH की मौजूदगी में ये इलेक्ट्रॉन NADPH बनता है, और ये फिर डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। पानी जब ब्रेक होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन बेसिकली फोटोन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को मिल जाते हैं, और पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन कहेंगे, ये स्पेस से थाइलेकाइड स्पेस से बाहर आते हैं, स्ट्रोमा में आते हैं। उस दौरान ATP प्रोड्यूस होता है। ये ATP भी डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन से वापस साइटोक्रोम में चले जाएं तो ये साइक्लिक फास्फोराइलेशन या साइक्लिक फोटोफास्फोरेशन, और अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस ना जाए तो ये नॉन साइक्लिक कहलाते हैं। आमतौर पे यही होता है कि इसके दौरान ATP चूंकि बनता है मेम्ब्रेन के थ्रू बनता है, तो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू ATP का बनना केमियोस्मोसिस, या इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी फोटोफास्फोराइलेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, दोनों जगह पे केमियोस्मोसिस होगी। अगर हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखें, इसके हेड को पोरफायरिन कहते हैं, जिसके अंदर 4 पायरोल होते हैं, जबकि इसकी टेल को हम फाइटोल कहते हैं। पोरफायरिन बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और इसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है, जो फोटोन की वजह से मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन का पैदा होना रिडक्शन कहलाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है देन इट बिकम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पानी से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे जो फौरन ही मैग्नीशियम को, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वाटर होगा, और इसकी ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं मुसलसल मैग्नीशियम को, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए कहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन फौरन ही पानी से अट्रैक्ट किए थे। अब ये जो हाइड्रोजन है ये आगे NADPH बनाने में यूज होती है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, वहां से गुजरते हैं फोटो सिस्टम से, और इसके दौरान चूंकि ऑक्सीजन बनती है कि एक ऑक्सीजन को बनने के लिए 2 पानी के मॉलिक्यूल होने, 2 टाइम फोटोलिसिस होगी तब मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन का। ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से होते हुए प्लास्टोक्यूनोन में जाते हैं, वहां से साइटोक्रोम में जाते हैं, वहां से प्लास्टोसाइरिन में,
और फिर जाते हैं फोटो सिस्टम 1 में और फिर रिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अगर तो ये वापस आ जाएंगे तो ये कहलाएगा साइक्लिक, वापस आ जाएंगे तो इसके दौरान एटीपी तो साइकिल के दौरान, और अगर वापस नहीं आएंगे तो ये आगे एनएडीपी के साथ मिलके एनएडीएच और ये हाइड्रोजन दोबारा उसको हम कह सकते हैं रिड्यूस फॉर्म में एनएडीएच हासिल होगा। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ वाटर। साइक्लिक क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के अंदर हम कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज के लिए टू ग्रुप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ईच 3 कार्बन, हर एक के अंदर 3 कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, वो कैल्विन साइकिल में यूज होती है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 2 कैल्विन साइकिल की जरूरत पड़ती है, दोनों से एक एक मॉलिक्यूल बच जाएगा। ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके फिर ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज इज ए इनडायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट होता है ट्रायोज, ट्रायोज इज ए स्टेबल कंपाउंड, वहां से फिर ग्लूकोज बनता है। तो 2 कैल्विन साइकिल है। एक कैल्विन साइकिल की ये स्टोरी है। दूसरे कैल्विन साइकिल को हम देखते हैं कि जब इसके 6 मॉलिक्यूल बनते हैं तो 6 मॉलिक्यूल में से 5 एक तरफ हो जाते हैं और जबकि छठा जो होता है वो ग्लूकोज बनता है। तो 5 रिसाइकल होते हैं। कैसे रिसाइकल होते हैं? इसमें से 2-3 वाले मिलके 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं। अब 6 वाला 3 वाले से मिलके 9 वाला बनेगा। अब 9 वाला जो होगा ये ब्रेक होता है 5 और 4 में। अब ये 4 और 3 वाला मिलके 7 वाला बनेगा और 7 वाला 3 वाले से मिलके 10 वाला बनेगा। 10 वाला भी इसी तरह ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से दोबारा रिसाइकल हो गया RuBp, 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा रिसाइकल हो जाते हैं। तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की मौजूदगी में इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। 3 बनते हैं जो वेरी अनस्टेबल होते हैं और ब्रेक हो जाते हैं दरमियान से। तो एक मॉलिक्यूल से 2 और 3 से 6 मॉलिक्यूल बन गए। ये आगे उसी तरह 5 रिसाइकल हो जाएंगे जैसे हमने ये डिस्कस किया है, और छठा जो होगा वो ग्लूकोज में इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज के लिए 2 टाइम, बाद किताबों में 6 टाइम भी लिखा हुआ है, वो हर कार्बन डाइऑक्साइड को अलहदा जब काउंट करते हैं तो 6 साइकिल बनते हैं। लेकिन अगर हम 3-3 के ग्रुप करेंगे तो 2 कैल्विन साइकिल, तो ज्यादातर 2 साइकिल का जिक्र मिलता है। तो इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, इसको रिडक्शन फेज भी कहते हैं, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट होता है क्योंकि वहां वाले ATP NADH ये यूज करता है। इसको डार्क फेज भी कहते हैं और इसके दरमियान रीजनरेशन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, तीनों स्टेजेस। तो रिड्यूस को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुई और वाटर ऑक्सीडाइज हुआ। कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बैलेंस शीट है जो एक कैल्विन साइकिल दूसरे और टोटल ATP कितने यूज होते हैं, हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पहले कार्बन साइकिल में भी 3 चाहिए, दूसरे में भी टोटल 6 चाहिए। ये कैलकुलेशन इजी हो जाती है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है, कितने चाहिए? 3 चाहिए। हर एक के अंदर 5 कार्बन है तो टोटल कितनी कार्बन बन जाएंगे? 15। 3 मॉलिक्यूल इन द सेकंड कैल्विन साइकिल एंड देयर आर द 3 मॉलिक्यूल ईच कंटेन 5 टोटल 15 कार्बन। तो इस वाले से टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6, और हर एक के अंदर कितनी कार्बन होगी? 5। तो टोटल कितनी? 30 कार्बन बन गई। इसी तरह यहाँ से ट्रांजिशनल एक इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, उसकी तादाद भी यकीनन 3 होगी और हर एक के अंदर 6 कार्बन है, 3 × 18। इसी तरीके से सेकंड में भी यही होगा, तो टोटल इनकी स्ट्रेंथ ये बन जाएगी। अब ये ब्रेक हो जाता है, एक मॉलिक्यूल से 2 बन जाते हैं। अब इनकी तादाद डबल हो गई है, लेकिन फिगर तादाद बाकी कार्बन की उतनी ही रहती है, मॉलिक्यूल की तादाद डबल होगी। अब 3 उसमें 3 कार्बन वाला 5 रिसाइकल होते हैं, 5 रिसाइकल होते हैं। हर एक के अंदर 3 कार्बन होती हैं, तो 15 कार्बन भी यहाँ होंगे। 5 रिसाइकल होते हैं, तो ये देख लें टोटल। अब ATP कितने यूज होते हैं? 9 एक सेकंड में, तो टोटल कितने होंगे? 18। NADPH कितने यूज होंगे? 6 में, और टोटल यूज होंगे 12। तो इस कैलकुलेशन को सामने रख के ये बड़ी कैलकुलेशन हम आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं कि NADH अगर हमें 12 चाहिए तो यकीनन वाटर भी तो 12 चाहिए, क्योंकि एक के लिए एक वाटर ब्रेक होता है तो एक NADPH प्रोड्यूस होता है। तो वी नीड 12 NADPH, सो 12 वाटर यूज। लाइट रिएक्शन भी ज़ाहिर 12 होंगे, ऑक्सीजन एटम भी 12 होंगे, मॉलिक्यूल 6 होंगे, नॉन साइक्लिक भी 12 होंगे, NADPH 12 चाहिए, PS2 12 टाइम इस्तेमाल होगा, प्लास्टोक्यूनोन भी 12 टाइम, फोटोलिसिस भी 12 टाइम, P680 उसी PS2 को कहते हैं, ये भी 12 टाइम यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी NADPH 12 बन रहे हैं। इसी तरह कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हमें चाहिए? तो 6 चाहिए। 1 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, 2 वाटर, तो 1:2 की रेशो होती है। एक ग्लूकोज के लिए कैल्विन साइकिल 2 होते हैं, ट्रायोज 2 चाहिए होते हैं, ATP 9 × 18 चाहिए, NADP 12 चाहिए। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की 1 रेशो बनती है।
विद रेस्पेक्ट टू केल्विन साइकिल। अब इसी तरह केल्विन साइकिल वाटर की रेशियो 2:1 पे की 12 वाटर होंगे, और केल्विन साइकिल अगर 6 होगा, 6 का भी फिगर मिलता है, 2 का भी फिगर मिलता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की 1:1 रेशियो होगी, तो 1 ग्लूकोज रिक्वायर टोटल एटीपी, ये उसकी कैलकुलेशन देखिए, तो टोटल मिला के फ्रॉम ऑल द सोर्सेज 54 एटीपी बनते हैं जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। रुबिस्को भी इसी तरह, रुबिस्को और ग्लूकोज की रेशियो भी 1:6 बनेगी, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो बनेगी। इसी कैलकुलेशन को सामने रख के हम ये तमाम कैलकुलेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो मुख्तलिफ एंगल से अब वो सारे की समरी है। ये लाइट रिएक्शन था, इसमें एटीपी एनएडीएच बना जो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। ये दोनों डार्क रिएक्शन थे, इसके अंदर उसी को दोबारा हम रिवाइज करते हैं कि 2 ट्रायोज मिलकर ग्लूकोज बनता है। ये प्रीवियस समरी है जो हमने कैलकुलेशन की सूरत में की है। अब देखिए डार्क रिएक्शन में और लाइट रिएक्शन में ये एक कोरिलेशन दिखाया गया, और साथ ही अब ये ग्लूकोज बना है तो ये आगे पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के जरिए पायरुविक एसिड क्रैब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। यहाँ से एनएडीएच बनते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में जल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए एटीपी बनाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं इन केस ऑफ प्लांट, ग्रीन प्लांट के अंदर। ग्लाइकोलिसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि साइटोक्रोम वो ऑर्गेनेली होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको कहते हैं एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एवोल्यूशनरी कंजर्वेटिव मॉलिक्यूल साइटो। एंडोसिम्बायोसिस के दौरान क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा इकट्ठे बनते हैं कि एक ग्रीन बैक्टीरिया था जो आगे चल के क्लोरोप्लास्ट बन गया, जो नॉन ग्रीन बैक्टीरिया था वो आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस के जरिए इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम EMP पाथवे भी है, मैनहोफ पॉन्ड्स। ये पाथवे ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 बनते हैं, 2 एटीपी यूज होते हैं, 4 एटीपी बनते हैं, और 2 एनएडीएच होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से 6 एटीपी बनाएंगे। तो ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन हो ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कह सकते हैं इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नेट एटीपी आमतौर पे 2 ही काउंट होते हैं, क्योंकि 4 डायरेक्ट एटीपी हासिल होते हैं, 2 इस्तेमाल हो जाते हैं। एनएडीएच उस वक्त इस्तेमाल यूज होंगे जब ऑक्सीजन होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, तो इस वजह से अभी हम उसको काउंट नहीं कर रहे। तो यहां से हमें 2 पायरेट होगी। एनएडीएच उस वक्त आगे यूटिलाइज होगा जब ऑक्सीजन होगी, और अगर एनएडीएच ऑक्सीजन नहीं होगी तो यूटिलाइज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो सकती है अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो नेट गेन एटीपी 2। अब ये ग्लाइकोलिसिस के स्टेप है, इसमें देखें एटीपी इन स्टेप के अंदर यूज हुए और यहाँ एनएडीएच प्रोड्यूस हुए, 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए, यहाँ से पायरुविक एसिड बना। पहली स्टेज को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, दूसरी को हम पे ऑफ फेज कहते हैं। तो अगर हम इसको फर्दर समराइज करें तो ये देखें ऐसे हम इसको समराइज कर सकते हैं। इसके अंदर एनएडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे, वहां से 6 एटीपी बनेंगे इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर एरोबिक नहीं है तो सिर्फ हम इन्हीं 4 एटीपी की बात करेंगे, ये प्रोड्यूस होते हैं इन 4 एटीपी विदाउट ऑक्सीजन। टोटल इनकी तादाद 10 बन जाएगी, तो 10 में से 2 माइनस कर दें तो 8 एटीपी भी हासिल होते हैं इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक आएगा तो आमतौर पे हमने 8 का जिक्र करना होता है। बाद दफा ये भी कह सकते हैं कि नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन 8, सिंपली नेट एटीपी 2। तो सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन हो, लाइट हो तो उसको फोटोफास्फोरेशन है, अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन यहाँ ग्लाइकोलिसिस के दौरान सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशन होती है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। इंटरमीडिएट पायरुविक एसिड से आगे एसिटाइल कोए बनना, ये जस्ट मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे स्टार्ट होता है और मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होकर एसिटाइल कोए बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही ब्रेक हो जाती है क्योंकि 2 कार्बन मॉलिक्यूल आसानी से एंटर हो सकते हैं। तो डी कार्बोक्सिलेज एट द बॉर्डर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिएक्ट करता है एंड द रिमेनिंग प्रोसेस ऑफ इंटरमीडिएट टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोए बनता है। दैट इज द फर्स्ट step of Krebs cycle. Acetyl CoA is the link between glycolysis and the Krebs cycle. ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां से फिर आगे Krebs cycle के अंदर
FADH NADH बनेंगे, और जो हम कैलकुलेशन की सूरत में अलहदा करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हासिल होगी। क्रैब्स साइकिल के अंदर 2 होंगी, एक इंटरमीडिएट में होती है, टोटल 3 होती हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 होगी। NADH भी हासिल होंगे, ये सिर्फ इंटरमीडिएट को डिस्कस किया गया। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर यहाँ होगी, जितने NADH होंगे, जितने FADH होंगे, उतनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी यहाँ 6 ATP हासिल हो सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सिर्फ इंटरमीडिएट की बात की गई है। क्रैब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रैब साइकिल इज सिट्रेट एंड द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रैब साइकिल इज ऑक्सैलो एसीटेट। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बनता है इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं। यहाँ सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन भी होती है कि GDP मीन 1 ATP भी बनता है जब सक्सीनाइल को सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है, ये भी सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन होगी। तो केल्विन साइकिल की तरह क्रैब साइकिल के भी 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज ए कंडेंसेशन, द सेकंड इज द ऑक्सीडेशन, जबकि केल्विन साइकिल में रिडक्शन था, और रीजनरेशन इज द कॉमन। केल्विन साइकिल और क्रैब साइकिल दोनों में रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। इसकी जो है सिट्रिक एसिड जब बनता है तो सिट्रिक सिंथेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। आइसोमेरेज जब आइसोसिट्रेट बनता है साथ ही कोरिटेज भी होता है। जहां जहां NADH बनेगा वहां डिहाइड्रोजिनेज, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहां डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा। जहां NADH बनेगा FADH बनेगा वहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहां डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड फ्यूमेरेज की मौजूदगी में बनता है, जबकि इकोनिटेट बनाने में हेल्प करता है जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। सिंथेज सक्सीनाइल कोए से सक्सीनिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है। तो पहला जो प्रोडक्ट था, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल इज ए सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इस वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल TCA इसी बेस पे कहा जाता है। अब अगर हम इनकी कैलकुलेशन को भी देखें तो एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस से 2 ट्रायोज बने इंटरमीडिएट, फिर वो ट्रायोज पायरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, पायरिक एसिड आगे एसिटाइल को A में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को A से क्रैब साइकिल चलते हैं। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल 2 है, एक ग्लूकोज से यहाँ तक एंड। लेकिन आगे देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितनी दफा होती है, 12 टाइम। ये हमने नोट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है। तो इसी को हम अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लें तो हम कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस एक स्टेप है, एक पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्रैब साइकिल है, और अगर चौथी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ले लें तो हम इन चारों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ATP यूज कितने हुए, वो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में इस्तेमाल हुए, ऑक्सीडेटिव क्रैब साइकिल में कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। तो टोटल यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 हमें एक्सपेंडिचर हासिल हुआ है। और अगर हम कहें ATP प्रोड्यूस कितने हुए, ग्लाइकोलिसिस के दौरान डायरेक्ट 4 हासिल हुए, क्रैब साइकिल में हमें GTP की सूरत में हासिल हुए हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ टोटल हासिल हुए हैं हमें 6 हासिल हुए। नेट गेन ऑफ ATP ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 है। ये हम एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक में तो आगे कोई हासिल नहीं होंगे। NADH जाहिर है एरोबिक की बात करते हैं, 2 होते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस में 2 हुए, क्रैब पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन में भी 2 हुए, क्रैब साइकिल में भी 6 हुए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी उतनी होंगी जितने NADH होंगे। तो NADH 10 है, अब इससे ATP कितने बनेंगे 30। तो 30 ATP NADH से हासिल होते हैं। FADH ग्लाइकोलिसिस में नहीं होगा, पायरिक में नहीं होगा, क्रैब साइकिल में 2 होंगे। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो पूरी होगी यही। इससे FADH कितने बनेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से 34 ATP बनते हैं। ये खुद एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनती, पायरेट साइकिल में बनती है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो टोटल मिला के ये 6 बनती हैं। अब अगर हम देखें एसिटाइल को A से शुरू करें तो एसिटाइल से क्रैब साइकिल के अंदर, और अगर हम सिट्रेट से भी शुरू कर लें तो 3 NADH बनेंगे, 1 FADH बनेगा और 1 GTP। तो इस हिसाब से देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितनी होंगी 4, और उससे ATP कितने बनेंगे 11। टोटल होंगे तो वो 12, 11 बनेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और 12th वन इज ए फ्री GTP सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन। अगर हम स्टार्ट करें अल्फा कीटोग्लूटेरेट से तो कितनी दफा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी 3 टाइम, और कितने ATP बनेंगे 8, टोटल कितने बनेंगे 9। अगर हम स्टार्ट करेंगे सक्सीनेट से तो फिर कितनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी 2, और कितने ATP बनेंगे 5। और अगर इसी तरह हम स्टार्ट करें फ्यूमेरेज से मैलेट से तो एक दफा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी 3 ATP बनेंगे। और अगर हम स्टार्ट करें पायरेट से
तो उसमें देखिए 4 NADH होंगे, 1 FAD होगा, कितनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी 5, और एक GTP फ्री हासिल होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमें हासिल होंगे 14, जबकि टोटल हासिल होंगे हमें 15 ATP। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन अक्सर पेपरों में आ जाती है कि टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितनी होगी 12, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कितने ATP हासिल होंगे 34। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 3 किस्म के जो ATP बनते हैं वो NADH से बनेंगे। टोटल ATP हमने पहले डिस्कस किए 34 बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनेंगे। एक ग्लूकोज से टोटल 38 ATP बनते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अगर हम यहां सम अप करें तो एक NADH से 3 ATP बनते हैं। एक यहां बनेगा जब NADH की मौजूदगी में, दूसरा यहां बनेगा साइटोक्रोम B से C की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और तीसरा बनेगा ऑक्सीडेटिव फेज, जो लास्ट फेज होती है जब ऑक्सीजन मिलती है तो उस वक्त। तो ये 3 ATP बनते हैं। और अगर हम FAD की बात करेंगे तो 2 ATP बनेगी, क्योंकि उसमें पहला स्टेप नहीं होगा। ये NADH की तो बात होगी, FADH में ये पहला स्टेप नहीं होगा, ठीक है, और उसमें 2 ATP बनेंगे। तो ये कैलकुलेशन भी इसी तरीके से देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम से होते हुए एंड पे ऑक्सीजन के साथ मिलके, और यहाँ NADH से 3 ATP बनेंगे, FADH से 2, इसमें भी हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ मूव करते हैं, इनर स्पेस से बाहर की तरफ। तो यहाँ टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप होती है, और टर्मिनल ऑक्सीजन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है। सिमिलरली अगर हम देखिए NADH से कितने हासिल होते हैं 6, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हुई क्रैब साइकिल में, ग्लाइकोलिसिस में, और तमाम कैलकुलेशन जो होती है इन्हीं प्रीवियस से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तमाम रेस्पिरेशन की समरी है जो हमने पिछले जितने ग्लाइकोलिसिस भी देख लिया, क्रैब साइकिल देख लिया, क्रैब साइकिल के जितने प्रोसेस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टी पर होती हैं F1 पार्टिकल की मौजूदगी में। क्रिस्टी के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये फर्दर समरी है पिछली तमाम कैलकुलेशन की। इस एक पेज के अंदर हमने टोटल 38 ATP पूरे कर लिए। जितनी भी पिछली कैलकुलेशन है उन तमाम को यहाँ सम अप कर दिया गया है, तो इससे आसानी से याद हो जाता है 1 पेज समरी ऑफ द रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम देख सकते हैं 38 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आफ्टर ईच ऑक्सीडेटिव स्टेप। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनता है, यानी ग्लूकोज। जब एथेनॉल बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जब लैक्टिक एसिड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती। ग्लूकोज से पायरेट ये तो सिंपल प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन हो ना हो कोई फर्क नहीं। हाँ, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो पायरेट एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जो इथाइल अल्कोहल में, जिससे अल्कोहल बनती है। जबकि एक दूसरा स्टेप है कोरेस साइकिल, जिसके अंदर जो हमारा लैक्टिक एसिड बनता है मसल के अंदर, ये दोबारा रीसाइकिल होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टेट ब्लड के जरिए लिवर में आता है और लिवर के अंदर दोबारा पायरुवेट बन के ग्लूकोज बना सकता है। दैट वाज द कोरेस डिस्कवरी, इसी को हम कोरेस साइकिल भी कहते हैं। जबकि इथाइल अल्कोहल से भी दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड बनता है, दोबारा एसीटेट बन के फिर पायरुविक एसिड में चला जाता है। तो इस तरीके से ये रीसाइकिल होते हैं, दोनों अल्कोहल भी हो सकते हैं और लैक्टिक एसिड लैक्टेट भी हो सकता है। फोटो रेस्पिरेशन को हमने जैसे शुरू में कहा था C2 साइकिल भी कहते हैं, इसको ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं। ये शदीद गर्मी की सूरत में होता है और इसके अगेंस्ट C4 और CAM यानी कैम प्लांट रेजिस्ट करते हैं, यानी फोटो रेस्पिरेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करते हैं, कोशिश करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के साइकिल को हम C2 साइकिल कहते हैं। अब आमतौर पे कैम किसके वजह से होते हैं? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये सख्त गर्मी में होता है, एरिड कंडीशन में होता है, आमतौर पे कम होता है 15% प्लांट्स में, और कैक्टस वगैरह में भी हो सकता है। इसमें आमतौर पे स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो ये शदीद गर्मी की सूरत में ऐसे पौधे सर्वाइव कर सकते हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल भी कर सकते हैं। आमतौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो पेरोक्सीसोम होता है, द मेजर पार्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। हालांकि तीनों ऑर्गेनेली हिस्सा लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और बिस्को की ऑक्सीजनेज फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन और कैल्विन साइकिल दोनों पौधों में साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, स्टोमेटा क्लोज होंगे, तो फोटो रेस्पिरेशन होगी, फोटोसिंथेसिस 20 से 25% कम हो जाती है।
लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज होगी, उस सूरत में फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीटली रुक जाती है, यानी फोटो रेस्पिरेशन जीरो हो जाती है, लेकिन केल्विन साइकिल जीरो नहीं होता, डिक्रीज होता है 20 to 25% इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट्स के अंदर कार्बन 4 पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको हम मैलेट कहते हैं, और ये फिर आगे कन्वर्ट होकर दोबारा का C3 साइकिल का हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए हम इनको C4 कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पायरुविक एसिड होता है ये फास्फोइनोल पायरुवेट में दोबारा कन्वर्ट हो सकता है मीसोफिल सेल के अंदर। बंडल शीथ सेल बेसिकली जो जाइलम और फ्लोएम खेत के सेल होते हैं उसके अंदर, तो ऐसे प्लांट को हम C4 कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के अंदर ही लेते हैं, तो इसके अंदर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू अदर ज्यादा होती है, तो ये एडवर्स कंडीशन में आसानी से ग्रो करते हैं ज्यादा शदीद गर्मी में। कैंप प्लांट भी इसी तरह शदीद गर्मी में ग्रो कर सकते हैं। हॉटेस्ट आमतौर पे डेजर्ट्स प्लांट्स में इनकी तादाद ज्यादा होती है, कैक्टस में, और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर ऑक्सीजन बनाने की सलाहियत रखते हैं। अब इन तमाम चीजों को हमने ऑब्जेक्टिव की सूरत में सम अप किया। अब ये ऑब्जेक्टिव आसान हो जाएंगे जब आप पिछले प्रीवियस लेक्चर देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर हम गौर से देखें तो इसमें देखें कि फोटोसिंथेसिस कब ज्यादा होती है, तो इंटरमिटेंट वाइड लाइट। इंटरमीडिएट कौन सी लाइट होती है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसाइकिल चलता है। फोटोसाइकिल मीन यानी लाइट और डार्कनेस अल्टरनेट चलते रहते हैं। फोटोसाइकिल 9 घंटे रोशनी 12 घंटे अंधेरा, या 12 घंटे रोशनी इस तरीके से 15 घंटे रोशनी 9 घंटे अंधेरा, लाइट और डार्क अल्टरनेट जब चलते रहे तो फोटोसिंथेसिस की मिकदार ज्यादा होती है। शुगर मूव इन्फ्लुएंस इन काज ऑफ सुक्रोज। तो sucrose is a basically transporting sugar. The glucose is not directly transported. The glucose is converted into the sucrose. So sucrose is the transporting sugar. Cellulose is the structural sugar. The starch is also storing sugar. Sugar storing sugar is starch. Transporting sugar is a sucrose. Light phase of photosynthesis में देखिए हम क्या करते हैं, वाटर जो होता है ऑक्सीडाइज होता है और NADP जो होता है वो रिड्यूस होता है। डार्क एक्शन में इनवर्स होता है, NADPH इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस। विजिबल स्पेक्ट्रम की वजह से जो हम कह सकते हैं कि विजिबल पार्ट जो होते हैं, जो हमें नजर आती है खुराक, जो हमें नजर आती है स्टार्च, वो कौन सी होती है, वो स्टार्च होती है जो हमें नजर आती है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कहा था वाटर होते हैं, सबसे ज्यादा जो हमें पानी से इलेक्ट्रॉन हासिल होते हैं। मैग्नीशियम तो जस्ट एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। रोल ऑफ लाइट जो होती है ये सारे काम कर सकती है, फोटोसिंथेसिस फोटोपीरियडिज्म सारे काम कर सकती है। एक ग्लूकोज के लिए हमें कम से कम 2 वाटर के मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। एक ग्लूकोज के लिए हमें 2 वाटर की जरूरत होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में 1:1 रेशो थी। एक केल्विन साइकिल एक ग्लूकोज के लिए 2 टाइम भी लिखा जाता है और 6 टाइम भी लिखा जाता है, दोनों बातें ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड होता है। 2 टाइम होगा अगर 3 के 2 ग्रुप होंगे, और 6 होगा हर एक ही काम करेगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं एक केल्विन साइकिल में? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने में 2 वाटर मॉलिक्यूल। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वुड बी कंज्यूम्ड टू सपोर्ट 1 केल्विन साइकिल? कम अज कम। और इसके बाद देखें, डैश मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर नीडेड फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 12। एटीपी रिक्वायर्ड फॉर राइबोलोज बाइफॉस्फेट, तो एटीपी की तादाद कितनी होगी? 6 होगी। टू रीजनरेट 3 + 3 6 होगी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर क्लोरोफिल पोरफायरन रिंग होता है। डायरेक्शन कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। साइट ऑफ ऑक्सीजन ग्रेना, क्योंकि डायरेक्ट थाइलेकॉइड इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, ग्रेना के अंदर थाइलेकॉइड होते हैं। फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन ग्लूकोज कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर है। फ्री ऑक्सीजन वाटर से हासिल होती है, ये ग्लूकोज की बात हो रही है। फोटोसिस्टम 1 एक्टिव क्लोरोफिल, 1 जो है वो P700 है और 2 जो है 680 है। आइसोटोप कार्बन के यूज करेंगे, हमने ग्लूकोज को ट्रेस करना है तो उसमें जाहिर है कार्बन होगी और ऑक्सीजन होती है, सल्फर प्रोटीन में होती है, फास्फोरस DNA में होती है, नाइट्रोजन प्रोटीन में होती है, इसलिए बाकी ऑप्शन को हमने सोचना ही नहीं है। पोरफायरन रिंग जो होती है उसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन होगा तो आयरन होगी, अगर क्लोरोफिल होगा तो मैग्नीशियम होगी। इसी तरह हम देखते जाएंगे, यानी C4 प्लांट हमने कहा था हॉट ड्राई कंडीशन में काम करते हैं, तो ये इजी हो जाते हैं अगर आप पिछले लेक्चर को आसानी से देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व शुदा हैं। इसको जस्ट आप रीड करते जाएं और किसी भी एग्जाम के लिए इनको यूज कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन हो, CSS हो
इंट्री टेस्ट वाले बच्चे सब इससे फायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर हमने एमसीक्यू को इसलिए सॉल्व फॉर्म में दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बेसिक नॉलेज अब हो जाता है, बेसिक चैप्टर का कंसेप्ट हो जाता है, तो फिर इनको सॉल्व करने में देर नहीं लगती। जस्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टेबल जो कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड था वो PGA था, स्टेबल। उसके 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, ट्राइओज जिसको नाम दिया है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड स्टेबल। उसमें हम कहते हैं मेन फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर जो होती है जो फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अक्सर हम सोचते हैं जी वाटर क्यों नहीं है, वाटर के बगैर फोटोसिंथेसिस हो सकती है। बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तो बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड से फोटोसिंथेसिस हुई है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। तो मोस्ट ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन अकर इन पैरोक्सिसोम, मेजर पार्ट जो होता है वो पैरोक्सिसोम में होता है, ज्यादा देर तक वहां रहती है। फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं, C2 साइकिल। एटियोलेशन होते हैं लाइट की डेफिशिएंसी में, कि पौधों की ग्रोथ रेट अचानक बढ़ जाती है, एटियोलेशन उस डिजीज को कहते हैं। पोरफायरिन उसकी हेड को कहते हैं। ये सब के अंदर होता है, क्लोरोफिल में होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है, साइटोक्रोम में होता है। ऑप्टिमम वो टेम्परेचर होता है जहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी, तो ये 20 to 35 है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन लाइट ड्यूरेशन पे नहीं होता, वो फोटो पीरियडिज्म लाइट ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, वो फोटो पीरियडिज्म होता है। ऑर्गेनाइजर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो लाइट को कलेक्ट करता है वो फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 1 और 2। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजर होते हैं जो लाइट को गैदर करते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स में गैदरिंग के बाद उसको आहिस्ता कन्वर्ट करते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ। सेलुलर फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। एक एटीपी से 7.3 होती है, जबकि टर्मिनल फास्फेट अगर जिक्र है तो उसमें 10 किलो कैलोरी होती है। एक एटीपी से आमतौर पे कहा जाता है 7.3 किलो कैलोरी, लेकिन अगर कभी आ जाता है कि टर्मिनल फास्फेट से कितनी एनर्जी बनती है, तो टर्मिनल फास्फेट से 10 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। रेस्पिरेशन के बारे में, नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। सिर्फ क्रेब्स साइकिल के अंदर की बात हो रही है। 2 एक इंटरमीडिएट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट या डाइफास्फेट भी कहते हैं, ये बिस फास्फेट ही है। नंबर ऑफ कार्बन इसी सीक्वेंस में लिखना है कि सिट्रिक एसिड में 6 है, ओक्सैलो एसीटेट में 4 हैं और पायरुविक एसिड में 3 है। तो इसी अकॉर्डिंगली इसी ऑर्डर में लिखना होता है, जिस क्वेश्चन में मौजूद होता है उसी ऑर्डर में लिखना होता है। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन को भी कंपेयर कर लेना है कि इसमें देखें 5 मॉलिक्यूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट था एमसीक्यू नंबर 11 कि 5 एरोबिक। तो एरोबिक एक के अंदर 38 एटीपी होते हैं, 38 एटीपी को 5 से करें तो 190, एरोबिक में 2 होते हैं, तो 200 से अंदाजा हो जाता है कि आपने किसको पिक करना है। तो 200 या ए है या सी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें, एरोबिक में कितने होंगे, 1 में, और फिर इसी तरह एनारोबिक में कितने होंगे। तो इसको जब आप सम अप करेंगे तो एक क्रैब साइकिल से टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 × 5 30। तो ये आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है। नंबर ऑफ डिफरेंट 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ये जरा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको देख लें। यहां मैंने स्टेप भी लिख दिए कि यहाँ एक, यहाँ दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड बना है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां, और ये छठा, और ये 7वां। तो अचानक जरा इसको नोट करना 7 जरा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप डायग्राम को सामने रखेंगे ये सारे 3 कार्बन कंपाउंड है। एटीपी की कैलकुलेशन हमने पिछले बहुत अच्छी तरीके से कर ली है। तो ये तमाम इसी तरह कैलकुलेशन वाटर की भी है, और ये सारी कैलकुलेशन हमने प्रीवियस की है। फिर कहूंगा कि एक एटीपी 7.3 है, लेकिन अगर टर्मिनल हो तो 10 का जिक्र आता है। फास्फो, ये दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में देखें, इसमें एटीपी बनते हैं। कंपनसेशन पॉइंट जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इक्वल होती है। फ्यूल ऑफ सेल ग्लूकोज, करेंसी ऑफ सेल एटीपी। फ्यूल ऑफ सेल ग्लूकोज और करेंसी एटीपी होती है। एनर्जी करेंसी एटीपी, फ्यूल ग्लूकोज।
एक क्रैब्स साइकिल में अगर इंटरमीडिएट को शामिल कर लेंगे तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, विच प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड। क्रैब्स साइकिल में अगर इंटरमीडिएट को शामिल करेंगे तो फिर 3 होती है, वैसे 2 होंगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 भी लिखा जाता है, 3 भी। 3 लिखेंगे अगर इंटरमीडिएट को शामिल कर लेंगे, अदरवाइज 2 ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं। ये कैलकुलेशन जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कैलकुलेशन को सामने रख के की गई है। प्रीवियस जितनी भी हमने पेजेस पढ़े हैं उसके अंदर ये सारे एटीपी पूरे कर दिए गए। तो बाद जगह पे एटीपी प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया 36 भी जिक्र आता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ग्लाइकोलिसिस वाले शामिल नहीं है। एटीपी प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले हैं, तो इस वाले से 34, ग्लाइकोलिसिस वाले 4 एटीपी शामिल नहीं है, तो 38 में से 4 माइनस करें तो 38 में से 4 माइनस कर दें, 4 ग्लाइकोलिसिस वाले माइनस कर लें, तो इसलिए बेहतर 34 आंसर है। बाद जगह पे आंसर 36 भी देखा है, लेकिन बेहतर आंसर 34 है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनते हैं। इसका सिंपल आंसर है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी 34 होते हैं। कार्बन एटम अवेलेबल इन एसिटाइल को 2 होते हैं, ये जरा आसान है। उसके बाद एटीपी प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये 34 है। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म पैरोक्सिसम ऑर्गेनिज्म शो रेस्पिरेशन सिमिलर टू द एनिमल, क्योंकि फंगस के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है। फंगस स्टोर ग्लाइकोजन रिजेंबल टू एनिमल्स, फंगस स्टोर ग्लाइकोजन लाइक एनिमल्स, फंगस स्टोर ग्लाइकोजन लाइक एनिमल। बाकी कैलकुलेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इसलिए ज्यादा होती है कि यहाँ सबसे ज्यादा डिवीजन होती है, सेल डिवीजन सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ज्यादा होती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उसके स्टेप और वही 38 एटीपी, दोबारा कैलकुलेशन आ गई तो 686 की बजाय भाई इसकी एफिशिएंसी रेट होती है एफिशिएंसी, जबकि इसकी किलो की एनर्जी 380 होती है। अगर हम 10 के हवाले से काउंट करें कि 38 मल्टीप्लाई 10, तो टोटल एनर्जी 380 है। लास्ट फास्फेट 10 किलो कैलोरी एनर्जी बनाता है, तो टोटल एफिशिएंसी अगर तीनों फास्फेट टूटेंगे तो फिर 686 बनेगी। तीनों फास्फेट टूटे एटीपी से तो उस सूरत में 686 बनते हैं। मैस या ड्राई मैस, जिसको बायोमैस भी कहते हैं, पानी निकाल दें तो बाकी जो कुछ बनता है वो ड्राई मैस बनता है, ये बायोमैस होता है, ओरिजिनल बायोमैस, ऑर्गेनिक मैस। ऑक्सीडेशन अक्कर रेस्पिरेशन की बात हो रही है, स्टोमक में भी होती है, लिवर में भी है, स्मॉल हर सेल में होती है। एवरी सेल शो ऑक्सीडेशन, हर सेल में ऑक्सीडेशन होती है। कोई जिंदा सेल ऐसा है ही नहीं, हेयर फॉलिकल से लेके पांव के नाखून तक हर सेल में ऑक्सीडेशन होती है। तो जरूरी नहीं है 3 आर्गन को मेंशन करें, किसी भी आर्गन में ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन होती है, हर सेल में होती है। लिमिटिंग फैक्टर लाइट टेम्परेचर भी है, लेकिन अगर इसमें से एक आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोरे साइकिल हमने बताया था, जब दोबारा लैक्टिक एसिड यूज होता है तो उसको हम कोरे साइकिल कहते हैं। कैलकुलेशन एटीपी की अच्छी तरह 38 एटीपी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। 38, बाद किताबों में 36 था, तो बेहतर है 38 ही की कैलकुलेशन आजकल चल रही है, तो ये सबसे बेस्ट है। साइटोक्रोम मोस्ट कंजर्वेटिव मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर हीम एज ए कोफैक्टर मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है इन ए गिवन टाइम, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में जो रेशियो होगी उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। एनुअल प्लांट वंस इन द ईयर, जो एक साल में अपनी जिंदगी मुकम्मल कर लेते हैं, एनुअल प्लांट्स। बाय एनुअल प्लांट 2 years। पेरिनियल जो सदाबहार होते हैं, एक दफा लगा दें फिर खुद ब खुद ही दरख्त जितने भी होंगे ये पेरिनियल होंगे। एटीपी आमतौर पे स्टोर होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हम कह सकते हैं स्टोर रहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल सिट्रिक, इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ऑक्सैलो एसीटेट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड, जस्ट इसके फार्मूले बनाए हैं ताकि आपको याद रहे। हाई एनर्जी एटीपी है, सबसे ज्यादा एनर्जी एटीपी में होती है। ऑर्गेनिक फ्यूल ग्लूकोज एक करेंसी हमने पहले कह दिए। स्नोरिंग, जब हम खराटे लेते हैं तो इसमें सॉफ्ट पैलेट यूज होता है, और जब हम छींक लेते हैं तो बेसिकली उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है।
सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी CH की होती है 413, इससे और भी होती है HH बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक आमतौर पे CH बॉन्ड ब्रेक होता है, तो CH बॉन्ड ब्रेक होने से 413। आमतौर पे फैट में ज्यादा एनर्जी होती है, तो ये बॉन्ड एनर्जी जो है फैट के हवाले से दी है, फैट आर द मोर एनर्जी। ये जस्ट फार्मूले हैं, इसके साथ सिट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, पायरुविक एसिड, ये कंपैरिजन करके याद करें। अक्सर इकट्ठे जब आते हैं तो बंदा मिक्स कर बैठता है इनको। The most common fuel, every cell most of the fuel, respiratory fuel, glucose। और साइटोसॉल जो होती है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, फोटोसिंथेसिस के थाइलेकाइड में भी होती है। और इसके अंदर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस जो होती है, आमतौर पे हमने पहले कहा है 8 फर्स्ट कैलकुलेशन में टोटल ATP एनाबोलिक है। अब एक मिनट, इसमें अंदर देखें जब DAP एक जस्ट हमने लफ्ज लिखा था, ये डाई अमोनियम फास्फेट होता है, इसके चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं, जस्ट MCQ में ये लफ्ज मौजूद था। तो ग्लाइकोलिसिस की कैलकुलेशन है, और अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच।